Bismillahirrahmanirrahim, guys. So today we'll be starting with section number 6, स्पेस फिजिक्स। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम लोग थोड़ी ख़त्म भी कर ले, सही है, क्योंकि ये सेशन हमने कर लेना था। मेरी तबीयत ख़राब है थी, है भी वैसे। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस हम नहीं कर सके, सही है। फिजिक्स विद कावा। सो सर अली अब्बास, दैट इज हु आई एम। अर्थ एंड सोलर सिस्टम। तो गाइस, पहले जरा हम लोग पढ़ते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि सोलर सिस्टम के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग फिर ये पूरा चैप्टर कर ही नहीं सकते, सही है। थोड़ा सा इसमें आपको मसला आएगा। तो सब कुछ करेंगे भैया, एंड महाद एंड ऑल ऑफ यू गाइस। तो गाइस, सोलर सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सन विच इज अ स्टार। सन हम लोग जिसको हम सूरज कहते हैं, सूरज। एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स विच ऑर्बिट इट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अच्छा, 8 प्लैनेट्स हैं, आपको इन सब का नाम आना चाहिए। यू शुड नो ऑल ऑफ देम एंड यू शुड बी एबल टू नेम देम इन ऑर्डर, ओके। ये मैंने ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। सो स्टार्टिंग विद मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। 8 है। प्लूटो याद रखें प्लैनेट नहीं है, वो डॉट प्लैनेट है, उसको अब निकाल दिया गया है, सही है। So these are 8 and you should be able to name them in order, okay? फिर there are minor planets such as Pluto and Eris, moons that orbit। आपको पता है मून क्या होता है, जो एक planet को orbit करते हैं, सही है। Asteroids and meteoroids are rocky objects which are smaller than planets and mostly are found in the asteroid belt. Meteoroids are broken parts of asteroids. Asteroids बड़ी होते हैं, meteoroids छोटे होते हैं, सही है। तो एक ज़माने में रशिया में आई बिलीव अराउंड 2011 या 13 या उससे भी पहले शायद एक मीटरॉयड गिरा भी था, सही है। तो मीटरॉयड छोटा होता है, अगर एस्ट्रॉयड आया तो कयामत होगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, सही है। ओके, देन वी हैव अ कॉमेट, ओके। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ कॉमेट। अ कॉमेट इज अ स्मॉल आइसी सेलेस्टियल बॉडी दैट ट्रैवल्स इन लॉट इलिप्टिकल। इलिप्टिकल बेसिकली होता है ओवल, और ओवल मतलब होता है हमारे पास अंडा। आई बिलीव अंडा ऐसे ही लिखते हैं, अलिफ मधा से होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है। तो हमारे पास वो होता है, व्हाट डू यू कॉल, अंडा, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा, अब ऑर्बिट इन शेप ऑफ अ oval around the sun. It is composed of a nucleus made of rock, ice, dust and surrounded by a bright glowing coma atmosphere। आगे आपको एक फोटो भी दी हुई है मेरे ख्याल से कहीं, हाँ ये दी हुई है। चले सही है, हम लोग करते हैं आगे। अब आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सही है, कि हमारे पास क्या कहते हैं, कॉमा क्या है, हमारे पास मीटरॉइड, एस्ट्रॉइड्स क्या है, ये स्पेस फेज में आपको आना चाहिए। मून, माइनर प्लैनेट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, सही है। अच्छा, ये जो आपके पास बोल्ड में लिखा हुआ है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कोर्स, रिमेंबर दिस, ओके। सो एज द कॉमेट अप्रोचेस द सन, इट्स आइसी न्यूक्लियस बिगिंस टू वार्म एंड रिलीज गैस एंड डस्ट, which forms the comma and tail. The tail can be extended for millions of kilometers and can be visible from Earth. Comets are considered to be dirty snowballs and believed to be the remnants of the early solar system. सही है। The sun has an icy nucleus. No, not the sun. कहते हैं, हम सन की बात नहीं कर रहे शायद, हम लोग कॉमेट की बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल पुल। आप सब लोगों को पता है कि ग्रेविटी की वजह से ही हमारे पास ये पूरा जो यूनिवर्स है वो कायम है। अगर आपकी जी की वैल्यू थोड़ी सी भी चेंज हो जाए तो एक कुदरत का निज़ाम है, आप एक सेंस में कह लें। दिस टाइम द कुदरत का निज़ाम डिड नॉट वर्क फॉर पाकिस्तान, बट यूजली कुदरत का जो निज़ाम है ना, ये जो हमारे पास थ्रू आउट दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, 2-3 बच्चों ने 9.8 लिख दिया, नहीं गाइस, वो अर्थ की ग्रेविटी है। ग्रेविटी इज थ्रू आउट द यूनिवर्स। अच्छा, पूरे यूनिवर्स में आपके पास ग्रेविटी होती है। अर्थ की वो 9.8 जो आप लोग बात करते हैं वो सिर्फ अर्थ के लिए होता है, ओके। इज दिस क्लियर एवरीवन? I thought there was no gravity on the moon. No, Iman, there is gravity. The gravity on moon is 3 meters per second square. सही है। अच्छा, फिर gravitational pull. Gravitational pull, also known as gravity, is the force of attraction between two objects in the universe. सही है। हाँ, आप लोग गैस पेपर के दौरान G9.8 ही यूज करेंगे, बट मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, सही है। ओके, सो ग्रेविटेशनल पुल, also known as gravity, is the force of attraction between two objects in the universe. Let's suppose मेरे पास एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 है एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2। आपको पता है, आप दो लोग अगर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, यू ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, ओके।
कैसे? फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, या आप A2 में जाके पढ़ते हैं, G m1 m2 over r square. So any two things that have mass attract each other. So इधर बैठे हुए आप लोग क्या कहते हैं, बुर्ज खलीफा आपको खींच और आप लोग भी बुर्ज खलीफा को खींचे। आप अगर अपने दोस्त के साथ है, लेट सपोज एक आपका पतला दोस्त है, एक थोड़ा मोटा दोस्त है मेरी तरह, तो हु विल यू बी अट्रैक्टेड टू मोर, बताएं? करेक्ट, मोटा दोस्त, सही है, जो थोड़ा हेल्दी होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मास होता है यू आर अट्रैक्टेड टू दैट के। आपको पता है हमारी भी ग्रेविटी है, इंसान की भी ग्रेविटी होती है, बट इट्स वेरी स्मॉल, वो इतनी नेग्लिजिबल होती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, द अर्थ्स ग्रेविटी इज व्हाट कीप्स अस एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द प्लैनेट सरफेस फर्मली इन प्लेस। The sun's gravity is what keeps the planet in orbit around it and also holds the solar system together. The force of gravity also affects the motion of celestial bodies such as comets and asteroids and can cause them to collide or change course. In the universe, gravity plays a crucial role in the formation and evolution of galaxies. हम इसके बाद आगे जाके बात करेंगे कि होता कैसे है, गैलेक्सीज बनती कैसी हैं, एंड ऑल, सॉरी नॉट गैलेक्सीज, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। एंड अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, जो स्पेस में बॉडीज होती हैं। अच्छा, अंडरस्टूड? गाइस, स्पेस को उर्दू में क्या कहते हैं? हम्म, खला। आहा, खाला, सही है। फिर गाइस हमारे पास ऑर्बिट एंड एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, हमारे पास ये जो ऑर्बिट एंड एनर्जी है, दिस इज फॉर योर व्हाट यू कॉल the orbits of the planets are not completely circular, they are in a shape of an ellipse. These orbits are described as elliptical, and how much does it deviate from a circular path is called eccentricity. अच्छा, अब ये ज़रा आप लोग चौधरी सबर कर जाए, हम लोग करेंगे वो चीज़ें भी। अब ये जो eccentricity होती है गाइस, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिविएशन, ये ज़रा आप लोग लिखना चाहें तो, द अमाउंट ऑफ deviation from a circular path। ओके बच्चों, इज इट काम का जी आपको आ सकता है? डिविएशन मीन्स कि कितना दूर होता है। eccentricity is like this is more eccentric compared to this because this is very close to a circle and this is very far away। तो जो चीज जितनी सर्कल से दूर होती है, मतलब इट लुक्स लेस लाइक अ सर्कल, वो उतनी एसेंट्रिक होती है। ओके, अब इधर आपके पास होता क्या है याद रखें। अच्छा, बेसिक अगर मैं आपको समझाऊं, एक ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा सन से दूर होगा, सही है, उसके पास उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, सही है। और जो प्लैनेट जितना ऑब्जेक्ट जो जितना नजदीक होगा, लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, पोजीशन ए में हमारे पास सारी की सारी जो एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में होगी। अच्छा, ऑलमोस्ट, एंड बी पे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ इट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। अब मैं समझाता हूँ होता क्या है। अच्छा, थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ सर्कुलर पाथ। ये जो नए नए बच्चे को मेरी राइटिंग समझ नहीं आती, पुराने वालों को आती है, पुराने वाले बड़े आदी हो गए हैं मेरी प्यारी सी राइटिंग से। तो सर सन के पास उसमें हीट ज़्यादा होगी, सन के पास में हीट ज़्यादा होगी, ओहो, हीट की बात नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। हाँ, अगर आप बात करें तो उसके बॉडी कॉल, हम टेम्परेचर का कह सकते हैं ज़्यादा हो जाता है। जी, करेक्ट, प्लैनेट्स दूर जो जाते हैं वो स्लो हो जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। याद रखें, एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे। अच्छा, विल टेक दिस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा गाइज, एक सेकेंड ज़रा, जो जो मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर नोट्स कैसे मिलेंगे, नोट्स मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग ज़रा थोड़ा सा इस पे फोकस करें, सही है। लेट्स सपोज वी आर एट दिस पॉइंट। अब याद रखें, हम जितना नजदीक जाते हैं प्लैनेट के, हमारी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग का क्या मतलब, हमारे पास बेसिकली स्पीड ज्यादा हो रही है, सही है। स्पीड ज्यादा होती गई, अब इतनी ज्यादा इस पॉइंट पे स्पीड हो जाती है कि ये मुड़ के वापस दूर चला जाता है, सही है। और अगर आपको पता है कुछ थोड़ी सी डिविएशन हो जाए तो ये अर्थ पे आके लग के बूम ब्लास्ट और आपका सारे ही खत्म हो जाए, सही है। समझ आ गया आप लोगों को? सो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स।
कि आपके पास ऑब्जेक्ट जब दूर से नजदीक आता है टुवर्ड्स द प्लेनेट, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सर सुलेमान खान भी आए हुए हैं इधर। डू वी नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस? ऑफ कोर्स यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। सर सुलेमान, आप असली सर सुलेमान है या कोई बच्चे है? सर अच्छे ही आ गए। ओके, सो इज दिस क्लियर एवरीवन? इधर तक समझ आ गई? ये वैसे आगे लिखा हुआ है, गिव दिस रीड एवरीवन। मैं इधर एक बच्चा चूज करता हूँ। सर सुलेमान, आप कुछ पर्सनल बताएं मेरे बारे में, फिर मैं आपको, क्या आप कंफर्म हो जाएं कि आप सर सुलेमान है, फिर मैं आपको माइक ओपन करता हूँ आपका। नहीं पता आपको, फिर मैं आपको क्लास से निकाल रहा हूँ, सही है? चले, दी भाग गए। खैर गाइस, गिव दिस रीड। चौधरी अली अफान, यप श्योर। चौधरी पढ़े। For an object traveling in space, it does not experience any kind of friction. The comet in the above figure has two kinds of energy: kinetic energy and gravitational potential energy. When the comet is near the Sun, its gravitational potential energy reaches a minimum value and its kinetic energy reaches maximum. At तो जब वो maximum नजदीक kinetic होता है, जस्ट सेकंड, जब वो नजदीक होता है तो जीपी मैक्सिमम हो जाती है, सॉरी मिनिमम हो जाती है, एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, सही है? आगे। at maximum kinetic energy, it has the highest speed. So the nearer the comet is to the Sun, its speed is higher. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉमेट। अच्छा, ये जो हम बस बात करें ना, ऑर्बिट्स एनर्जी हमारे पास कोर्स में है। अच्छा, ये हमारे पास फॉर कॉमेट। आप लोगों ने हेलीज कॉमेट का सुना होगा। इट्स लाइक अ वेरी फेमस कॉमेट जो यूएस में नजर आता है। नहीं सुना हो तो गैस बड़ा बैड सीन है। अच्छा गैस, ये जो चीज़ें ना, ये सोलर डिक्लिनेशन एंगल यहाँ पे कोर्स में नहीं, इसके अलावा सारे हैं। सो गैस, व्हाट इज एक्सिस? अच्छा, एक्सिस द इमर्ज इज द इमेजिनरी लाइन बिटवीन द अर्थ्स नॉर्थ एंड द साउथ पोल। सही है, नॉर्थ और साउथ पोल, ये हमारे पास इधर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ हमारे पास हमारा साउथ पोल होता है, सही है? अब ये हमारे पास एक्सिस जो होता है जो इसको कनेक्ट करता है, सही है? फिर हमारे पास ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट इज बेसिकली द पाथ इट फॉलो, सही है? द पाथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट। तो अर्थ जब सन के इर्द गिर्द घूमता है तो वो क्या करता है? ऑर्बिट में घूमता है। देन वी हैव हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न। दुनिया को आधे में डिवाइड कर दें आप, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमारे पास नदर्न हेमिस्फेयर होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारे पास सदर्न होता है। सही हो गया, बेसिक स्टफ। फिर इक्वेटर है हमारे पास, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड द अर्थ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। सो ये हमारे पास इक्वेटर हो गया। अर्थ, पाकिस्तान इज समवेयर अराउंड दिस। ये हमारे पास कहीं इधर पाकिस्तान भी आ जाता है इसमें, सही है? क्योंकि कराची इज अराउंड आई बिलीव 1300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी इक्वेटर, सही है? तो इक्वेटर पे आपके पास जो होते हैं प्लैनेट्स, वो सारे टॉपिकल ट्रॉपिकल प्लैनेट्स होते हैं। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सही है? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये फिर पोल होता है, नॉर्थ पोल और टू पोल, ये बिल्कुल हमारे पास ऑपोजिट होते हैं। फिर हमारे पास गाइस डे एंड नाइट होती है। अच्छा, डे एंड नाइट याद रखें कि दुनिया, दिन कैसे आता है, रात कैसे आती है। अच्छा, अब आपके पास ना, होपफुली व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि इन चीज़ों में से सवाल नहीं आएंगे, सही है? ये सीजन इज ऑल दिस स्टफ, ये मैं आप लोगों को ऐसा कराऊंगा भी नहीं आज, सही है? मैं डे एंड नाइट आप लोग से पढ़ा देता हूँ, और मून्स आप लोग याद कर लें। जो सीजन है वो मैं उसके आप लोग ना, कोई आई वुड रियली प्रेफर इफ यू जस्ट वॉच ए यूट्यूब वीडियो। वो इसमें ये होता है कि वो थोड़ी एनिमेशन से आपको दिखाते हैं। इधर चूंकि मैं आपको एनिमेशन नहीं दिखा सकता ड्यूरिंग क्लास, आई कैन शो यू अ यूट्यूब वीडियो शोइंग द एनिमेशन, बट नो आई कैन नॉट रियली शो द एनिमेशन, सही है? खैर, डे एंड नाइट, who's gonna read? Abhiya. Abhiya. I'm just picking someone at random. Read. नहीं, अच्छा, किसको पढ़े? कोई अच्छा सा बच्चा है कोई जो पढ़ने लिखने वाला? पढ़ने लिखने वाले तो सारे ही हैं, बट चलें, सिख, खैर। हाँ गाइज, ये याद रखें, डे एंड नाइट नहीं, जो मून है ये आईजीसीएसई में, ये जीसीई में नहीं है। अच्छा, ये आप लोग याद रखें। प्रार्थना आप पढ़ें।
Day and night occurs due to rotation of the Earth on its axis. The Earth rotates from west to east, completing one rotation every 24 hours. This rotation causes the sun to appear to move across the sky, creating the cycle of day and night. The Earth's axis is an imaginary line that runs from the North Pole to the South Pole and is tilted at an angle of approximately 23.5 degrees relative to the plane of its orbit around the Sun. As a result of this tilt, different parts of the Earth receive varying amounts of sunlight throughout the year depending on Earth's position in its orbit. तो वही बात है गैस, हमारे पास जो ये दुनिया है, अर्थ है, इट्स रोटेटिंग, सही है, वेस्ट टू ईस्ट, सही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, सही है। तो आपके पास जो रोटेशन होती है वो इस तरीके से होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, घूमता रहता है, सही है। हम लोग बचपन में होते थे, आपको याद होगा, हम लोग कहते थे जो गाड़ी में जा रहे होते थे कि सूरज मतलब नहीं, चांद हमारे साथ चल रहे हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो बेसिकली चांद अपनी जगह भी होता है, बेसिकली हम रोटेट कर रहे होते हैं, चांद वैसे रोटेट करता है, बट सन अपनी जगह पे होता है। बेसिकली हम सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं। आपको पता है जो पुराने स्कॉलर्स थे उनको ये लगता था कि सूरज अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है एंड अर्थ अपनी जगह पे ही है, सही है। तो जो आपके पास एंशियंट स्कॉलर्स थे उनको ये लगता था। अंडरस्टूड गाइस। फिर हमारे पास मून के फेजेस हैं, सही है। आपके पास ये फेजेस हैं, यू कैन जस्ट मेमोराइज दिस। तो ये हमारे पास होता है कि द मून ट्रेवल्स अराउंड द प्लैनेट वंस एवरी 27.5 डेज इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड elongated circle. The moon spins on its axis exactly one each time it orbits our planet. Because of this, people on Earth only ever see one side of the moon, सही है। तो अगर हम लोग एक साइड देख रहे हैं तो जो what is an elliptical orbit? It's an orbit that is not a circle. एक सर्कल होता है elliptical, अंडा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्ट में क्लास के। खैर, ये आप लोगों को आना चाहिए गाइस। देयर इज अ न्यू मून, देन देयर इज अ वैक्सिंग क्रेसेंट, सही है। वैक्सिंग क्रेसेंट हम लोग देखते होते हैं जब हम लोग चांद देख रहे होते हैं, सही है। दिस इज फॉर IGCSE, रिमेंबर दिस इज नॉट इन GCSE, ओ लेवल्स में नहीं है। फिर हमारे पास वेनिंग गिब्बन्स होता है, फिर फुल होता है, फिर हमारे पास वेनिंग गिब्बन्स आता है, वेनिंग क्वार्टर आता है, वेनिंग क्रेसेंट, सही है। तो पहले हमारे पास वैक्सिंग आते हैं और फिर वेनिंग में आके वो खत्म हो जाता है, सही है। तो जस्ट नीड टू मेमोराइज दिस, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सीजन्स के लिए मैं आप लोगों को कोई यूट्यूब की वीडियो दिखाऊंगा, बट रियली ये इसमें इधर लिखा हुआ है वैसे, यू शुड ऑल गिव दिस रीड, में नोट्स ग्रुप में भेज दूंगा, मुझसे बार बार प्लीज़ ना मांगे नोट्स आप लोग, मैं शेयर कर दूंगा, सही है। एंड ये आप लोग को एक दो वीडियोस मैं आपको बता दूंगा, उसमें देख लें, उसमें आपको ज़रा समझ आएगी कि वो आपको दिखाते हैं, ओके। फिर हमारे पास गाइस आगे एवरेज ऑर्बिटल स्पीड, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस आपके पास अभी 2-3 साल में जब से ये ऐड हुआ है तब से आ भी रहे हैं, ओके। क्या कहते हैं वो, कि द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड इज अ मेजर ऑफ द एवरेज स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट in which an object in orbit around another object travels over a given period of time, सही है। In astronomy, this term is often used to describe the average speed of a planet or moon in its orbit around the sun or planet respectively. Basically average orbital speed क्या होती है, कि कितनी स्पीड में एक ऑब्जेक्ट एक ऑर्बिट में घूम रहा है, सही है। तो इन दैट केस याद रखें, जब हमारे पास एक ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट हम अच्छा अज्यूम करते हैं, याद रखें कि ऑर्बिट इज सर्कल, और डिस्टेंस वो कौन सी कवर कर रहा है, ये वाली। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इट्स सर्कमफ्रेंस, सही है। इट्स इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर। अब जो 2 पाई आर हमारे पास होता है गाइस, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, आर इज आर बेसिकली आर व्हाट यू कॉल रेडियस, सही है। रेडियस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ओके। ये जो जितना रेडियस होता है, अब अर्थ का इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज अराउंड 15, बट ऑर्बिट, अच्छा गाइस देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ऑर्बिट प्रॉपर सर्कल नहीं होता, बट हम लोग अज्यूम करते हैं, सही है। दिस इज व्हाट वी अज्यूम। वैसे तो एलिप्स का हमारे पास ना बहुत ज़्यादा वो अलग सा है फॉर्मूला है। यस, विल डू साइकिल ऑफ अ स्टार एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो गाइस वी जस्ट नीड टू यूज दिस फॉर्मूला जब भी हमारे पास आए, 2 पाई आर ओवर टी। टी इज द टाइम पीरियड, ओके। तो देखें, 2 पाई, ये तो हमने वही वैल्यूज यूज कर ली, ये हमारे पास है, आई बिलीव दिस इज 150 मिलियन किलोमीटर्स, ओके। अर्थ और सन का जो ऑर्बिट है, इट्स 150 मिलियन किलोमीटर्स। बहुत बड़ी वैल्यू है guys, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन दिस, सही है। तो एंड दिस टाइम इज द टोटल टाइम टेकन 365 days
over 24 because 24 hours into 60 minutes into 60 seconds because हम लोगों ने हमेशा फाइंड करनी होती है इन किलोमीटर्स पर सेकंड और इन मीटर्स पर सेकंड. डू वी नीड टू मेमोराइज दिस वैल्यू? यस यू नीड टू. 30 किलोमीटर्स पर सेकंड आपको आना चाहिए. सर टाइम की बिल्कुल समझ नहीं आती, इसको इतना मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने शायद हमेशा याद रखें हमेशा सेकंड में फाइंड करना होता है अनलेस दे से सो. अगर वो आवर्स में कहते हैं तो हम ये इन दोनों को फिर हटा देंगे. सही है सर. कैन यू प्लीज शो अस द कन्वर्जंस ऑफ द फार्मूलाज? सर टाइम की बिल्कुल समझ नहीं आती है. अच्छा सर लाइट ईयर को किलोमीटर का कांस्टेंट याद रखना कन्वर्जन के लिए? नहीं चौधरी वो वाला नहीं करना होता, वो आपको अगर याद कर लें तो मसला नहीं है. बट गाइस यू शुड नो दिस इज 30 किलोमीटर्स पर सेकंड. ये कोई मुश्किल वैल्यू नहीं है याद करना. अच्छा क्या लोग बार बार पूछें, जस्ट वन वैल्यू, तो ये आप लोग प्लीज़ याद कर लें. एंड गाइस याद रखें अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक ईयर है तो देखें एक साल में कितने 365 दिन होते हैं. सही है. हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स. और हर घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 36. चले मैं दो अलग अलग नहीं करता, मैं एक ही बारी में कर लेता हूँ. सही है. क्या आप 60 से 60 करें, मिनट्स में कन्वर्ट करें, फिर सेकंड्स में, मैं आपको सिंपली सेकंड्स में ले जाता हूँ. सही है. दिस इज हाउ यू डू दिस. इट्स बेसिक कन्वर्जन. खैर अगर किसी को नहीं समझ आती, डू वॉच दिस अगेन. Yes, this is Earth's average orbital speed for Earth around the Sun. Understood everyone? समझ आ गई? Everyone clear? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी. प्रार्थना आप आगे जरा पढ़ें. The first four planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are referred to as terrestrial Terrestrial. terrestrial planets because they are small, rocky, and relatively close to the Sun. These planets are composed mainly of rock and metal and have solid surfaces. The other four planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, are known as gas giants or Jovian planets. They are much larger than the terrestrial planets and are composed mainly of hydrogen, helium, and other gases. These planets do not have solid surfaces but instead have thick atmospheres that extend for thousands of kilometers. सही है. तो guys जो हमारे पास पहले चार होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं. सही है. जिसमें आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आता है. सही है. टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं? बेसिकली जिनके पास हमारे पास एक सरफेस है. फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं जोवियन प्लैनेट. जोवियन प्लैनेट क्या होता है? सरफेस नहीं होती. बेसिकली होती है, इधर तो लिखा हुआ है बिल्कुल नहीं होती, बट इट हैज समवॉट ऑफ अ सरफेस. बट अगेन इट्स मोस्टली गैसेज. ओके. क्योंकि वो काफ़ी दूर होती हैं, वो हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो दूर होती हैं तो उसमें सिर्फ गैसेज रह जाती हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ओके. सो ये आप लोगों ने याद करना है. ये इसकी मैंने आपको थोड़ी सी वो भी दी हुई एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पढ़नी हो तो पढ़ लें. ये हम आगे अब पढ़ेंगे. अच्छा अच्छा इसको अभी छोड़ें, अभी हम आगे पढ़ते हैं एंड विल स्टार्ट विद दिस. सो गाइस नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सही है. आपके पास ये छोटा सा ही है, स्पेस फिजिक्स इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इन विच वील स्टडी अबाउट द सन. अब ये देखें प्रार्थना. सर आर वी गोइंग टू डू क्वेश्चंस? आज तो नहीं, क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे, आज टॉपिक करेंगे. प्रार्थना गिव दिस रीड. The Sun is medium-sized star which is made up of 75% of hydrogen, 24% of helium, and 1% of other elements. The radiant energy it emits is 40% visible, 50% infrared, and 10% ultraviolet. The UV ionizing rays are absorbed by the ozone layer. The Sun is powered by nuclear fusion of hydrogen into helium. It is so hot inside the core that matter exists as plasma. The surface relative to the core is cool because the heat is distributed over a very large surface area called photosphere. The temperature at the sun's surface is about 5,800 Kelvin, but the temperature of the core is 1 lakh 15 million Kelvin, I ये आपके guess. पास बेसिकली 150, ये 15 मिलियन है. तो या 15 मिलियन केल्विन. सही है. अच्छा आप अपना बंद ना किया करें ना प्रार्थना, वो फिर मुझे आपको फिर से एक्सेस देना पड़ता है. The Earth orbits the Sun at a distance of 150 million kilometers, which is the habitable zone. That is, water exists here as liquid. The color of stars depends on their temperature. Red or yellow stars have surface temperature of 3,000 to 6,000 Kelvin. Blue and white stars have temperature of 6,000 to 25,000 Kelvin.
Our solar system, that includes the sun, exists inside the Milky Way galaxy. सही है। अच्छा, अब इसमें तो ये सारी एक्स्ट्रा बातें आपने इसमें क्या क्या याद रखना है। ये जो सन का सरफेस टेम्परेचर दैट्स 5800 केल्विन। फिर द अर्थ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर्स, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन गाइस, व्हाट डू यू थिंक विच रिसोर्स इज द रेयरेस्ट इन द एंटायर यूनिवर्स? विच रिसोर्स इज द रेयरेस्ट इन द एंटायर यूनिवर्स? सबसे ज्यादा रेयर क्या है? शायद सन इज नॉट अ रिसोर्स गाइस, इट इज वुड, लकड़ी। आपको पानी, आयरन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑल ऑफ दैट, सही है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। बट यूनिवर्स में देयर इज़ वेरी फ्यू प्लेसेस जिधर आपको दरख्त मिलेंगे, सही है। अच्छा, दिस इज़ जस्ट अ गूगल फैक्ट जो मैंने देखा था, सही है। अगर ये सही ना भी हुआ तो, बट वुड इज़ एवरीवेयर। दुनिया में वुड हर जगह है, यूनिवर्स में हर जगह नहीं है शायद वो। सर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक टुडे जी। सही है गाइज, अब आगे ये जो ऊपर चार पांच चीजों की हमने बात की है, ये उधर आगे थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन है। प्रार्थना, गिव दिस अ रीड। Stable star, a star that is not collapsing or expanding because the inward force of the gravity is balanced by the radiation pressure, which pushes outwards. जस्ट अ सेकेंड, Plasma. आप लोग एक चीज जरा याद रखें, एवरी प्लैनेट हैज टू फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट। कौन सी? एक ग्रेविटी जो उसको क्रश करना चाहती है, सही है, इट्स ओन वेट विच इज क्रशिंग इट, एंड द अदर फोर्स जो इसको बैलेंस आउट करती है, दैट इज बेसिकली योर न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन हैपनिंग एट द सेंटर। ओके, आपके पास जो रेडिएशन है, बेसिकली रेडिएशन जो एनर्जी क्रिएट करती है, उससे ये बाहर पुश हो रहा होता है, सही है। तो उसकी वजह से इट्स अ स्टेबल स्टार। अंदर और बाहर का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, तो वो हमारे पास कैंसल आउट हो जाता है। याद रखें, जो आप लोगों ने कभी कभार पढ़ा होगा, द सन विल रन आउट ऑफ इट्स फ्यूल इन 4 बिलियन ईयर्स, सो देन इट विल कोलैप्स। तो उसका क्या मतलब होता है कि ये इन जो आउटवर्ड फोर्स है ना, ये 4 बिलियन साल बाद खत्म हो जाएगी, सही है। जब ये खत्म हो गई तो हमारे पास दिल विल बी नो मोर सन एंड इट विल कोलैप्स ऑन इट्स बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। अच्छा, अपना मास के ऊपर ही वो कोलैप्स कर जाएगा। Then we have plasma, Pratna. A completely ionized gas in which the temperature is too high for neutral atoms to exist, so it consists of electrons and positively charged atomic nuclei. अच्छा, तो आप लोगों ने आज तक पढ़ा हुआ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड कि दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्चुअली चार होती हैं। दिस इज ऑल्सो प्लाज्मा। प्लाज्मा इज कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एक हाई टेम्परेचर होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ज़रूरी भी नहीं है, हाई टेम्परेचर होता है जिसमें हमारे पास बेसिकली जो एटम्स होते हैं दे एग्जिस्ट एज आयंस। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग हो जाते हैं, सही है। तो वहाँ हमारे पास आयंस होते हैं, देखें। So it consists of electrons and positively charged atomic nuclei, सही है। तो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो जाते हैं। फिर आगे, Solar mass equals to the mass of the sun, 2 into the 10 raised to the power of 30 kilograms. ये आपके पास एक सोलर मास के इक्वल है। एक सन का जो मास होता है दैट इज 1 सोलर मास। ओके, आगे। Light year is the distance traveled by the light in space in 1 year, which is equal to 9.5 into 10 to the power of 15 meter. The star nearest to the solar system is Alpha Centauri, 4.31 light years away. The pole star is 142 light years away from the Earth. ये थोड़े से एग्जांपल्स से मैंने इधर दिए हैं, मैं इनका ऐसा कुछ नहीं, आपने याद नहीं करना चाहा। अल्फा सेंटोरी, जो नियरेस्ट हमारे पास स्टार नियरेस्ट टू द सोलर सिस्टम इज अल्फा सेंटोरी विच इज 4.31 लाइट ईयर्स अवे। और अगर आप किसी गैलेक्सी की बात करें तो दैट्स अ फ्यू बिलियन ईयर्स। ओके, बिलियन लाइट ईयर्स। तो अगर आपने इंटर गैलेक्टिक ना अगर ट्रैवल करना है तो दैट्स नॉट हैपनिंग फॉर लाइक अ गुड 100 ईयर्स, अनलेस वी हम ऐसी कोई इजाद करें, warm holes that can connect us from one place to another place, teleportation। तो तब तक तो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल आप भूल लीजिए, ये कभी होना है। अभी तो वैसे इंटरप्लैनेट भी बड़ा मुश्किल है, मार्स में भी कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स आपके पास प्रॉपर, 10-20 तो नहीं, 50 ईयर्स में यू माइट हैव कॉलोनीज ऑन मार्स।
सही है, जो उसका विजन है इलॉन मस्क का। सर इनवर्ट फोर्स कौन सी होती है? इनवर्ट फोर्स इज योर ग्रेविटी। इनवर्ट इज ग्रेविटी, आउटवर्ड इज योर रेडिएशन। हम आगे पढ़ेंगे, ये टेंशन ना लें। सही है। अच्छा, गैलेक्सी। A galaxy is a massive gravitationally bound system of stars, gas, dust, and all held together by gravity. Galaxies come in many shapes and sizes, from small dwarf galaxy with just few billion stars to giant elliptical galaxies with trillions of stars. The Milky Way, which contains our solar system, is a typical bared spiral galaxy. The nearest galaxy to Milky Way is Andromeda Galaxy. However, we have a dwarf galaxy known as Canis Major nearer. अच्छा, दिस इज बेसिकली टिपिकल बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी। अच्छा, अब गाइस याद रखें, हमारे पास गैलेक्सी ना दो तीन किस्म की होती हैं। इधर मैंने आगे एक फ़ोटो भी डाली हुई, आई बिलीव देयर शुड बी समवेयर। अच्छा, नहीं डाली हुई। खैर, चले। बेसिकली हमारे पास जो गैलेक्सीज होती हैं वो दो तीन किस्म की होती है। कैसी? इट कैन आइदर बी लाइक दिस, इट कैन आइदर बी ए सर्कल, और इट इज आइदर अ स्पाइरल। अगर आप मिल्की वे की कोई भी फोटो देखेंगे ना, इट्स लाइक अ स्पाइरल लाइक दिस। अच्छा, बार्ड स्पाइरल जो अपने अंदर ही वो करता है, स्वेल करता है एंड गोज बैक इनसाइड। सही है। तो हमारे पास मिल्की वे लुक्स लाइक दिस। यू शुड नो द नेम ऑफ द नियरेस्ट गैलेक्सी, दैट्स योर एंड्रोमेडा गैलेक्सी। बट ये हमारे पास जो द ड्वार्फ गैलेक्सी है इसको हम काउंट नहीं करते, बेसिकली एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। in the next 5 billion years we are going to be colliding with Andromeda galaxy। सही है। तो if you are alive after like 5 billion years, so you will see that। अच्छा, now coming to the very important part, जो इस चैप्टर का सबसे ज़रूरी चीज़ है, दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, जिस पे आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके। अच्छा guys, अभी तक हमने जितना किया, इज एवरीथिंग क्लियर अप अंटिल नाउ? मुझे ये बताएं, इधर तक सब कुछ क्लियर है? everyone 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 अक्सर ज़मीन शाबाद कुव्वते कुव्वते अवाम कोमल सल्तनत पाइंदा दा जिंदाबाद। खैर, जस्ट अ सेकंड गाइस, मुझे एक वॉइस मैसेज सुनने दें। अच्छा, रीड दिस पार्ट ना। When interstellar clouds of dust and gas containing hydrogen called molecular cloud collapse under the force of gravitational attraction, a protostar is formed. As the अच्छा, mass of ये मैं खुद जरा पढ़ाता हूँ, ये मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। should I अच्छा, तो mute myself? यप यप, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, so when interstellar clouds, now what is interstellar? Between stars, okay, interstellar। वो क्रिस्टोफर नोलन की बेसिकली फिल्म भी, ओके। When interstellar clouds of dust and gas containing hydrogen called molecular cloud collapse under the force of gravitational attraction, बेसिकली वो इतने भारी हो जाते हैं ऑल ऑफ दिस क्लाउड्स कि उनका इतना मास हो जाता है कि वो अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाते हैं। सही है। दे मेक ग्रेविटी, सो लेट्स सपोज दिस इज इंटरस्टेलर क्लाउड। सही है। दिस इज सेंटर पे बहुत ज्यादा हमारे पास मास आ गया। सही है। सेंटर की क्या हो जाती है? एक ग्रेविटी बन जाती है। ड्यू टू इट्स ग्रेविटी इट स्टार्ट्स पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेल्फ। अंडरस्टूड? तो इट कोलैप्सेस ऑन इट सेल्फ। अच्छा, फिर जब ये कोलैप्स करता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, अ प्रोटोस्टार इज फॉर्म्ड। एज द मास ऑफ द प्रोटोस्टार इंक्रीजेस इट्स कोर टेम्परेचर rises, gravitational potential energy is transferred to the kinetic energy as the protostar contracts under internal gravitational force। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। और जब वो काइनेटिक एनर्जी बनती है तो हमारे पास ग्रेविटी कहाँ बनती है? जिधर मास होता है सालिया, वहां ग्रेविटी बनती है, एंड इट्स न्यूक्लियस, बिल्कुल स्टार्ट पे। सही है। समझ आ गई? ओके। अच्छा, आगे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड द प्लैनेट स्टार्ट्स टू रोटेट, मूव अराउंड इन द ऑर्बिट और ऑल ऑफ दैट स्टफ। सही है। फिर हमारे पास, अच्छा, ये जब बन गया, आगे इधर से अब देखें। When the core, you need to memorize all of this. इधर से memorization है इसमें। अच्छा, when the core is hot enough, nuclear fusion can start. Hydrogen is converted into helium and a star is born. If the young star has a very large mass, अच्छा, a very large mass क्या होता है? That is 8 times of solar mass। अगर सन से कोई चीज
8 गुना ज्यादा बड़ी है तो हम उसको लार्ज स्टार कहते हैं, वेरी लार्ज मास कहते हैं। ओके, जो 8 7 6 टाइम्स द स्टार उधर कहते हैं साइज ऑफ सन है, उसको हम इतनी घास नहीं डालते, दैट्स अ लो मास स्टार। ओके, अगर हमारे पास लार्ज मास स्टार बनते हैं तो इट्स ब्लू और वाइट। इफ इट हैज अ स्मॉलर मास सच एज आवर सन, इट फॉर्म्स अ येलो और रेड ड्वार्फ एंड दिस इज मोर कॉमन। आप लोगों को ना मैं आज अभी आफ्टर क्लास में आपको फोटोज भेजता हूँ लार्ज स्टार, आप आपको पता है अपने उस पर देख सकते हैं इन योर होराइजन। अगर आप लोग अभी ऊपर जाके देखेंगे आप लोगों को 3 स्टार्स दिखेंगे, अच्छा, लाइक दिस। ओके, याद रखें ये थोड़ा सा कहते हैं किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा। दिस विल बी वाइट एंड दिस विल ऑल्सो बी ऑरेंज। बेसिकली ये वाला आपके पास मार्स है, दिस इज योर पॉलक्स एंड दिस इज कैटरस आई बिलीव, कैटरॉक्स, कैटरॉक्स है आपके पास ये। दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टलेशन जो जेमिनाई कॉन्स्टलेशन है। आप लोग कभी अभी जाएं, मतलब आफ्टर क्लास आप जाइएगा, ट्राई टू फाइंड इस तरीके से 3, सही है। डू नीड टू मेमोराइज दिस? नहीं, जो मैं कॉन्स्टलेशंस की बात कर रहा हूँ ये चीज़ आपने नहीं मेमोराइज करनी, ये तो मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके, मैं इसके बाद क्लास के बाद इसकी फोटो भी भेजता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इट्स जस्ट लार्ज मास, लार्ज स्टार जो होता है यू कैन एक्चुअली सी दैट। मेरे कहने का मकसद ये था। इफ इट हैज अ स्मॉलर मास सच एज आवर सन, इट फॉर्म्स अ येलो और रेड ड्वार्फ एंड दिस इज मोर कॉमन। ओके, अच्छा, अब प्रोटोस्टार भी हो गया, इंटरस्टेलर स्टार भी हो गया, मोलिकुलर क्लाउड भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। सो व्हाट डू वी एक्चुअली नीड टू नो? यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस, यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस। वो जो मैं स्टार्स की बात कर रहा था ना, तो वो किसी काम की नहीं है, वो मैं ऐसी गपशप लगा रहा था, सही है। महद, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू टीच, वरना फिर मज़ा क्या आएगा। खैर, उसके बाद प्रोटोस्टार। अब हमारे पास जो प्रोटोस्टार है, व्हाट इज अ प्रोटोस्टार? इट्स अ वेरी यंग स्टार दैट इज स्टिल गैदरिंग मास फ्रॉम इट्स पेरेंट मोलिकुलर क्लाउड। प्रोटोस्टार इज लाइक अ बच्चा जो अभी बन रहा है, सही है। इट्स कन्वर्टिंग इनटू लाइक अ प्रॉपर स्टार, सही है। फिर इंटरस्टेलर क्लाउड है हमारे पास। इंटरस्टेलर क्लाउड क्या होता है? अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन स्टार्स, सही है। फिर मोलिकुलर क्लाउड क्या होता है? अ क्लाउड ऑफ इंटरस्टेलर गैस दैट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ अ molecular hydrogen and it is cold and dense enough to collapse to form stars। तो इंटरस्टेलर क्लाउड और मोलिकुलर क्लाउड आपके पास तकरीबन एक ही चीज़ है, सही है। उनके पास वो अलग अलग सिर्फ नाम है जो हम लोग यूज़ करते होते हैं। अब गाइस आप लोग कहेंगे "सर, हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें देखती हैं ये वो"। यस, आप लोगों ने गाइस ये सारा मेमोराइज करना है, सही है। कैन यू राइट द सीक्वेंस? सीक्वेंस आगे प्रॉपर लिखी हुई है, डोंट वरी। आगे ना ये पूरी सीक्वेंस मैंने लिखी है, मुझे पता है आप लोग बड़े वो हैं, कहते हैं लेजी हैं, तो मैंने आप लोगों ने ना वो नंबरिंग करके लिखा हुआ है, डोंट वरी। अच्छा बच्चों, सर दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इजी। हाँ, जिसको इजी लगता है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं लगता शायद दो। अगर किसी को नहीं लगता ना तो उसमें वो नहीं करना हम लोगों ने। देखिए मेरी बात सुने, एक तो मुझे लेसन देने का बड़ा शौक है ना, वो कहते हैं ना भाषण देने का, ज्ञान। ज्ञान से मुझे याद आया जियान, और जियान से मुझे याद आ गया डोरेमोन। गाइस, डोरेमोन याद है आप लोगों को? उसका वो कितने मजे का गाना होता था, वो सबर करे हेलीकॉप्टर, जिसमें वो कहता था, वो स्टार्टिंग वाला जो उसका गाना था। क्लास के बाद देखेंगे, अच्छा, लाइव में आप लोगों को गाना दिखाऊंगा। अच्छा, स्टेबल स्टार्स। अच्छा, बट आर स्टेबल स्टार्स? अच्छा गाइस, स्टेबल स्टार्स थोड़ा बाद में, अच्छा नहीं, पढ़ लेते हैं। तो वो आपको वही बात जो मैंने पहले की थी ना कि हॉट बॉडीज रेडिएट हीट एंड दिस रेडिएशन एक्सर्ट्स अ फोर्स कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर, सही है। जो आपके पास स्टार के अंदर से न्यूक्लियस होता है ना गाइस, वो बाहर की तरफ रेडिएशन मतलब प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्योंकि एनर्जी हो रही होती है, सही है। एनर्जी बन रही होती है, एनर्जी जब एक्सपैंड करने की कोशिश करती है वो बाहर पुश करता है, सही है उसको। द हॉटर द ऑब्जेक्ट इज द हायर द रेडिएशन प्रेशर। The very high temperature of a star leads to a radiation pressure that acts outwards. फिर उसके बाद making the star expand. This act in the opposite direction of the force of gravity pulling the star inwards. याद रखिए जो black lines है ये gravity है, अच्छा। gravity हमारे पास अंदर की तरफ ला रही होती है और जो pressure बाहर की तरफ होता है। तो when both of these red is equal to the black, so inward is equal to outward, मतलब outward, सही है। तो हमारे पास स्टेबल स्टार बन जाता है, लाइक अर्थ इज अ स्टेबल स्टार।
अंडरस्टूड एवरीवन? यार मेरी जैकेट कैसी लग रही है, सब कुछ छोड़े, वेरी रैंडम। अच्छा, अर्थ इज अ स्टार, एवरीथिंग इज अ स्टार। गाइस ये याद रखें, हर चीज स्टार होती है। प्लैनेट, सन, सही है। तो स्टार, अगर हम जो स्टार कहते हैं ना, वो शाइनिंग स्टार, वो मतलब एवरीथिंग इज अ स्टार, ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग किधर थे? व्हेन दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड, द स्टार इज स्टेबल एंड स्टेज द सेम साइज। An increase in the core temperature of a star increases the radiation pressure and the star increases in size. A star shrinks when its core temperature falls. अब याद रखें, अगर आउटपुट इनवर्ट से ज़्यादा होगी तो बड़ा होगा, इनवर्ट आउटपुट से ज़्यादा होगी तो छोटा हो जाएगा। अच्छा, बस। अब लाइफ साइकिल ऑफ अ लो मास स्टार कौन पढ़ेगा? कोई है बच्चा? अल्लाह का बच्चा है कोई? साले, हा 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 हा, साले आप पढ़े। From where? From here, the life cycle of a low mass star. The life cycle of a less massive star like our Sun can be broken down into several stages. Number one, the protostar stage. This is the earliest stage in the life of a star when a cloud of gas and dust begins to collapse under its own gravity. As the cloud collapses, it begins to heat up and spin faster, eventually forming a protostar. The main आगे sequence. Uh, Once the protostar becomes hot enough for nuclear fusion reactions to occur, it officially becomes a star. The star enters the main sequence stage, during which it converts hydrogen into helium through nuclear fusion. This stage can last for several billion years. तो इस वक्त अर्थ गाइस किस में? मेन सीक्वेंस में, सही है। जिसमें जो सारी की सारी हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है एंड सो ऑन फ्यूजन हो रही है आपके पास, सही है, थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। ये अभी चंद बिलियन ईयर्स के लिए है, सही है। अंडरस्टूड? आगे। The red giant stage. As the star exhausts the hydrogen fuel at its core, it begins to expand and cool, becoming a red giant. During this stage, the star's outer layers expand and heat up, while the core contracts and becomes denser. तो जो रेड जाइंट स्टेज है गाइस, इसमें क्या होता है? बेसिकली हमारा जो आउटर होता है वो बड़ा होता जा रहा है और इनर छोटा होता जा रहा है, सही है। तो लेट्स सपोज दिस इज आउट, दिस इज योर इनर। तो इनर छोटा हो रहा है, इनर और छोटा हो जाता है और आउटर और बड़ा हो जाता है, सही है। तो इसको कहते हैं हम लोग रेड जाइंट स्टेज। आगे। The planetary nebula stage. As the red giant's outer layers are expelled into space, a planetary nebula is formed. The remaining hot core of the star is exposed and it continues to fuse helium into heavier elements. तो हमारे पास ये गैस देखें, प्लानिटरी नेबुला। तो हमारे पास गैस देखें, जो सेंटर था वो और छोटा हो गया, सही है, वो और छोटा होता जा रहा है। और जो हमारे पास आउटर था वो एक्सपेल हो गया इनटू द स्पेस, खला में चला गया। अंडर दी स्टूड एवरीवन, वो खला में ज़ाया हो गया। और जो हमारे पास ये वाला है वो बेचारा अपना अंदर, जो हमारे पास जो कोर था ना, वो कोर और छोटा होता जा रहा है, सही है। इट्स फॉर्मिंग ए नेबुला। ओके, आगे। The white dwarf stage. When the star has exhausted the helium in its core, the fusion reaction stops and the star cools and contracts to form a white dwarf. The stage marks the end of the star's life and it will gradually cool down and fade into obscurity. सही है, खला में वो गायब हो जाएगा, बस इख्तिताम जिंदगी का। एंड देन द लास्ट स्टेज दैट्स द ब्लैक ड्वार्फ। आगे। Black dwarf. The white dwarf has a lifetime of a billion years and eventually cools into a cold black dwarf consisting mainly of carbon. This will be the fate of our sun. बेसिकली सब कुछ जब एंड में रह जाता है कार्बन, सही है। आपके पास जो दरख्त है वो भी कार्बन के बने होते हैं, सही है, जो वुड है आपके पास। तो अगर आप उसको जलाएं तो एंड में क्या रह जाता है? राख रह जाती है। राख किस कलर की होती है गाइस? ब्लैक। तो एंड में ब्लैक स्टार हमारे पास बन जाता है, सही है। फिर लाइफ साइकिल ऑफ हाई मास स्टार, ओके। ये भी जरा जल्दी से पढ़ लें, साले, हा हा हा। The life cycle of a high mass star is similar to that of a less massive star like our Sun, but with some key differences. The main stages are: number one, the protostar stage. This is the earliest stage in the life of a star when a cloud of gas and dust begins to collapse under its own gravity. As the cloud collapses, it begins to heat up and spin faster, eventually becoming a protostar. Number two, the main sequence. Once the protostar becomes hot enough for nuclear fusion reactions to occur, it officially becomes a star. The star enters the main sequence stage, during which it converts hydrogen into helium
through nuclear fusion. This stage can last for several million years. The red supergiant ये तो stage. guys वो दोनों सेम ही हो गई। अच्छा, इनको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आगे। The red supergiant stage. As the star exhausts the hydrogen fuel at its core, it begins to expand and cool, becoming a red supergiant. During this stage, the star's outer layers expand and heat up, while the core contracts and becomes denser. सेम। आगे। Number 4, the supernova stage. When the star runs out of fuel, it can no longer generate the pressure to counteract the force of gravity and it collapses under its own weight. The collapse causes a massive explosion, creating a supernova. This explosion can briefly outshine an entire galaxy and disperse the stellar material. सही है सर। सुलेमान की क्लास है, मैं सर सुलेमान को भी कॉल करता हूँ। ओके कि सर आप अपनी क्लास लेट करें। मुझे 3-4 बच्चों ने कह दिया सर सुलेमान की भी क्लास है, हमें जाना है। एक सेकंड रुके। ये गई सर सुलेमान को कॉल। ये देख लें गाइस, एक सेकंड। एक सेकंड। मुझे 2-3 बच्चों ने कहा ना, तो मैं सर सुलेमान को कॉल करता हूँ, 15 मिनट क्लास लेट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुलेमान। जानी, मेरी क्लास थोड़ी लेट हो गई है। बच्चे बार बार कह रहे हैं कि हमने सर सुलेमान की क्लास में जाना है, तुम 15 मिनट बाद स्टार्ट करो। सही है? चलो सही है, अल्लाह हाफिज। गाइस क्लास लेट हो गई। और कुछ मांगते हैं आप लोग गाइस मुझसे? बताएं। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अच्छा, आगे तो सुपरनोवा। तो सुपरनोवा गाइस क्या होता है? बेसिकली धमाका होता है। सही है, बम ब्लास्ट टाइप नहीं, अल्लाह माफ करे। सुपरनोवा स्टेज। सही है। तो हमारे पास क्या है? व्हेन द स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल इट कैन नो लॉन्गर जनरेट द प्रेशर टू कॉन्ट्रैक्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इट कोलैप्सेस अंडर इट्स ओन वेट। तो वही धमाका होता है। सुपरनोवा गाइस इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज व्हाट लाइक अ सुपरनोवा एक्चुअली लुक्स लाइक। आपके पास हर कलर का एलिमेंट इन द यूनिवर्स धमाका। सुपरनोवा जो होता है लाइक वेरी ब्राइट, यू कैन एक्चुअली सी अ सुपरनोवा। सही है। आई कुड पेंट दैट माशाल्लाह। ईमान, ईमान अफजाल, I had a student I believe by the same name last year as well. खैर आगे सालेहा। The remnant stage. After the supernova, a remnant is left behind. The remnant can take the form of a neutron star or a black hole depending on the mass of the star that produced the supernova. Neutron stars spin rapidly and act as pulsars, sending out pulses of radio waves. सही है। So it is important to note that the high mass stars have shorter lifetimes and much more energetic deaths than low mass stars. They can also create and disperse heavy elements throughout space, which are necessary for the formation of planets and the emergence of life. With that, guys, आप लोगों का ऑलमोस्ट खत्म हो गया। There's a few things left, but I believe सब बच्चे जा रहे हैं। मैं आपको जल्दी से ये चीज़ें हम किसी और दिन क्लास में कर लेंगे। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स लेफ्ट, क्योंकि हमने एक क्लास गाइस अभी करनी है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। सही है। सबर करें। किसने कहा ग्रुप में ही जरा इज्जत करूं? सर आपने हाँ क्यों कहा? ये तो तैमूर मेरा पुराना शहजादा है। किधर है तैमूर खार? आई बिलीव नहीं, कोई मसला नहीं है। तो गाइस ये हम लोग ना, जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आप लोगों को ये भी करवा दूंगा। सही है। आज की क्लास में मज़ा आया? सब कुछ सीख लिया आप लोगों ने? इज एवरीथिंग क्लियर गाइस? जी, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ा करें।